हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और हम बात करने वाले हैं और हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब मैं स्टार्ट करूंगा और आप लोग समझेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं वेब ऑप्टिक्स, जो क्लास 12 के पार्ट 2 का सेकेंड चैप्टर है। चैप्टर 12 है शायद, एक्चुअली में नहीं, चैप्टर 11, ठीक है। तो ये जो वेब ऑप्टिक्स चैप्टर है ये बेहतरीन चैप्टर है और मज़ेदार चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के हिसाब से भी और कंपटीशन के हिसाब से भी। तो इस पहले लेक्चर में हम लोग कुछ ज़्यादा बात नहीं करने वाले, मतलब बात करेंगे लेकिन किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को इस पहले लेक्चर में ज़्यादा डिटेल में जाने वाले नहीं हैं, बस इंट्रोडक्शन अभी समझने वाले हैं कि वेब ऑप्टिक्स है क्या और वेब ऑप्टिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, कौन किसने इस वेब ऑप्टिक्स को दिया और किन किन का योगदान रहा है। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में। तो मेरे साथ बने रहिए और एंड तक देखते रहिए ये वेब ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो लेक्चर 1 है। और इंशाल्लाह इसके आगे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, उन सारे लेक्चर्स का प्लेलिस्ट बनाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन पर मिल जाएगा। तो पहले ये कंप्लीट कर लो ना, फिर तुम दूसरा लेक्चर देख लेना यार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हेडिंग दे लेता हूं मैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या एक्चुअली में, वेब ऑप्टिक्स। क्या पढ़ रहे लास है, मतलब क्या पढ़ रहे हैं, वेब ऑप्टिक्स। चलिए वेब ऑप्टिक्स समझते हैं। सबसे पहले वेब ऑप्टिक्स की जरूरत क्या है, क्यों है, तो कुछ बहस करते हैं इस मुद्दे पर। वेब ऑप्टिक्स एक्चुअली में हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो हम पढ़ रहे हैं लाइट के बारे में। हम किस बारे में बात कर रहे हैं, लाइट के बारे में। लाइट के बारे में आपको पता है कि इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सब लिखने की चीज नहीं है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप नोट्स अच्छा तैयार कर सको। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी which helps us, energy which helps us in sensation of sight, ये एकदम बच्चा वाला सेंसेशन ऑफ साइट। और बच्चा वाला डेफिनेशन मैं इसलिए भी लिख रहा हूं क्योंकि पहला चीज है ना, पहला ही चीज बाउंस करने लगे तो फिर आगे आप सोचोगे कि कितना वाहियात चैप्टर है, लेकिन ऐसा है नहीं, वाहियात नहीं है। ये इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एकदम जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस इन सेंसेशन ऑफ साइट एंड दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम वेरिएंट, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ये एनर्जी हमें मिलती है अलग अलग जगह से, डिफरेंट सोर्सेज। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम बेहतरीन। ओह मजा आया, चलिए मजा आ ही रहा है, मजा आने वाली भी चीज है। चलिए यहां तक की कहानी क्लियर। लेकिन मुद्दा ये फंसता है कि भैया लाइट तो ठीक है, हम समझ रहे हैं लाइट के बारे में कि लाइट ये है, इसका डेफिनेशन भी समझ रहे हैं, लेकिन सबसे पहली चीज जो न्यूटन साहब ने इसके ऊपर सोचा, ठीक है, न्यूटन साहब ने सोचा। और चूंकि न्यूटन जो थे वो मैकेनिक्स के मास्टर थे, तो जो आदमी जिस चीज में महारथी हासिल किया रहता है, जो जिस चीज का एक्सपर्ट होता है, वो कोशिश करता है कि दूसरी चीजों को भी उस नजरिए से देखे और फिर उसके अकॉर्डिंग, उस नजरिए से। जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल मैं बताऊंगा, जैसे कोई बैट्समैन, क्रिकेट, इंडिया मतलब क्रिकेट, तो हम लोग क्रिकेट प्रेमी हैं क्योंकि हम लोग इंडियन हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर क्रिकेट की एग्जाम्पल को कोई अगर पैर पर की बॉल को अच्छा खेलता है, पैर पर की बॉल को, ठीक है, और उसने स्टांस लिया हुआ पैर पर की बॉल को अच्छा खेल रहा है, तो अब करेगा क्या भाई, तो कोई भी बॉल आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि बॉलर समझ गया कि वो पैर पे डालूंगा तो मैं पिटाई खा जाऊंगा, तो उसने क्या किया भाई, ऑफ में डालने लगा। अब बैट्समैन क्या कर रहा है, स्टेप आउट करके ऑफ में पहुंच जा रहा है और बॉल को पैर पर बना ले रहा है, हिट्स कर दे रहा है, छक्का। क्यों? क्योंकि वो पैर की बॉल को अच्छा खेलता है, तो वो चाहता है कि हर बॉल को मैं पैर पर डालूं और छक्का मार दूं। उसी तरह न्यूटन ने ये कहा कि मैकेनिक्स में मास्टर हूं, लाइट को भी मैं उसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो जो पार्टिकल, तो लाइट ने क्या किया, और मैकेनिक्स में हमने क्या पढ़ा, पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ा है, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, इन सब चीजों को हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो मास को भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो न्यूटन साहब ने यही काम किया, उन्होंने
जो लाइट है उसको कहा कि भाई मैकेनिक्स के तौर पर इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, लेकिन उस पार्टिकल को पार्टिकल नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा कि लाइट छोटे छोटे पैकेट, एनर्जी ऑफ पैकेट से बना है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्पुसल्स। तो उनका जो थ्योरी रहा है वो क्या था? कॉर्पुसल्स थ्योरी। तो फर्स्ट थ्योरी क्या है? कॉर्पुसल्स थ्योरी। कॉर्पुसल्स थ्योरी किसके द्वारा दिया गया भाई? कॉर्पुसल्स थ्योरी दिया गया है किसके द्वारा? न्यूटन साहब के द्वारा। न्यूटन, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन। इन्होंने क्या कहा कि लाइट जो है वो बनी है किस चीज से? एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से, और वो पैकेट मूव करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, इनके इस थ्योरी ने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन भी किया, लेकिन कुछ ड्रॉबैक भी था। ठीक है, कुछ ड्रॉबैक भी था। तो इनके थ्योरी में, मतलब इनका जो थ्योरी है वो क्या है, वो मैं यहां पहले लिख देता हूं। इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, क्योंकि है कोई नया बात नहीं, और लिखने का मकसद ये कि आप नोट्स बेहतरीन बना सको। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने दिया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो पहला पॉइंट है फील्ड। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं इसे बेहतरीन तरीके से कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी है क्या। कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यूटन साहब ने कहा कि हर सोर्स लाइट का, ठीक है, हर सोर्स लाइट का, एवरी सोर्स ऑफ लाइट इमिट, यहां पर होगा इमिट लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल्स known as corpusculus in a medium surrounding the source। इन्होंने कहा कि जो कॉर्पस्कुलर है, मतलब जो भी सोर्स है लाइट का, वो बहुत ज्यादा टीनी छोटे छोटे पार्टिकल्स रिलीज करता है उस मीडियम में, जो मीडियम उस सोर्स को घेरे हुआ है। जैसे बल्ब अगर हवा में है तो हवा में वो वैसे टाइनी पार्टिकल्स रिलीज होंगे। अगर उसी बल्ब को मैं पानी में ले जाऊं तो पानी के अंदर वो सारे रिलीज होंगे। तो ये चीजें, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या कहा इन्होंने कि कॉर्पस्कुलर्स आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कहने का मतलब क्या है कि मैकेनिक्स में, जैसा कि मैंने कहा मैकेनिक्स के मास्टर थे, तो मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मीन्स कि देयर विल बी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, गया, टकराया, हिट किया, वापस आया। रिजिड बॉडी, ऐसा क्यों है? अच्छा, इलास्टिक है तो क्यों इन्होंने कहा कि इलास्टिक है? क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो गर्म महसूस नहीं होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस है तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो काफी टाइम से आपने बल्ब जला रखा है अगर कमरे में, तो दीवार पर अगर आप छुओ तो ऐसा थोड़ी कि जल जाएगा, ओहो हो, ऐसा थोड़ी है। वो तो काफी टाइम तक आप रखे रहो, कोई फर्स्ट क्लास है, मैं रखा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक, रिजिड है, ठोस है, लेकिन वेटलेस है। लेकिन क्या है? वेटलेस है। कॉर्पस्कुलर्स ट्रेवल विथ वेरी हाई स्पीड, कितने की स्पीड से मूव करेगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हवा में। लेकिन अलग मीडियम में इसकी स्पीड घट जाते हैं। जैसे ही मीडियम चेंज होगा इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंट कलर क्यों है? लाइट का कलर अलग अलग क्यों? क्योंकि कॉर्पस्कुलर का साइज अलग अलग है। तो ये इन्होंने, इनके अकॉर्डिंग, न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग, ये इन्होंने बताया कि लाइट ऐसी है। ठीक है, लेकिन कॉर्पस्कुलर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, कुछ चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। हालांकि बहुत सारी चीजों को इसने एक्सप्लेन किया है। रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने, प्रिज्म और डिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें हम लोगों ने, नहीं डिफ्रैक्शन नहीं, ठीक है, बहुत सारी चीजों को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली, वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यही तो था, न्यूटन साहब का ही तो था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। लेकिन कुछ जगह ये इनकी थ्योरी, इनकी बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकी? ठीक है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, कौन कौन सी बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाई? तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड के सरफेस पर रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। आप नोटिस करना कभी कभी कि आप
आप मतलब कि आप पानी के किनारे खड़े रहो, आपकी परछाई भी बनेगी पानी पर और आपको अंदर का दिखता भी है, तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। लेकिन कॉर्पस्कुलर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इंटरफेरेंस एक्सप्लेन नहीं करेगा, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनते हैं अलग अलग। डिफ्रैक्शन इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रहा। मास ऑफ सोर्स मस्ट डिक्रीज आफ्टर लॉन्ग इमिशन बट इट नेवर हैपेंस। अगर इसके अकॉर्डिंग मास है, ठीक है, तो काफी टाइम तक अगर बल्ब जल रहा है तो हम देखते हैं कि एक बल्ब है और उसकी वारंटी 1 साल है, लेकिन 1 साल में उसको तो सूख के कांटा हो जाना चाहिए, क्योंकि उसको कंटिन्यूअसली लाइट इमिट कर रहा है बल्ब। तो लाइट इमिट कर रहा है तो उसके अंदर से कॉर्पस्कुलर निकलते जा रहे, निकलते एक वक्त आएगा कि टे हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। तो ये सब बातें हैं जो इसने एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी जब फेल हो गया तो अब कुछ ना कुछ तो उपाय लाना चाहिए, अलग अलग थ्योरी चाहिए। और आपने अब तक पढ़ा होगा, जहां भी फेलियर होता है कोई ना कोई नए साइंटिस्ट आते हैं उसको करेक्ट करने के लिए। तो अब कौन आया है, क्या ये चीजें? तो आते हैं हाइजीन साहब, जो कहते हैं कि नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि लाइट पार्टिकल से बना है, तो मान लेते हैं ना कि लाइट पार्टिकल से बना है, लेकिन लाइट पार्टिकल बिहेवियर दिखा रहा है, जरूर दिखा रहा है। आई एग्री, टोटली एग्री कि लाइट पार्टिकल बिहेवियर, कॉर्पस्कुलर बिहेवियर दिखा रहा है, लेकिन कहीं पर नहीं दिखा रहा है, तो वहां के लिए उसका बिहेवियर चेंज हो जा रहा है। ओ माय गॉड, लाइट के पास एक से ज्यादा नेचर है। जी हां, अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हाइजीन साहब ने कहा कि लाइट वेव नेचर भी रखता है। लाइट क्या रखता है, वेव नेचर। लेकिन हाइजीन साहब भी कुछ जगह मिस्टेक कर जाते हैं। तो फिर आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, फिर वो बताते हैं कि ओ हो क्वांटम थ्योरी लेकर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, लाइट कुछ और भी रखता है। तो वो हम लोग आगे डुअल नेचर में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अभी फिलहाल इसको नोट कीजिए आप फटाक से, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइजीन साहब के ऊपर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फटाक से, जल्दी जल्दी नोट करो भाई। चलिए इस बात को भी समझ लिया जाए कि ये है क्या। कॉर्पस्कुलस थ्योरी जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, उसमें बहुत सारे डिमेरिट थे और आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बस इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। डेप्थ में जो हमारा मेन जो चैप्टर है, जो आपके सिलेबस है, जो आपका कोर्स है, वो स्टार्ट होता है हाइजीन के प्रिंसिपल से ही। लेकिन इस प्रिंसिपल को वाकई में समझने के लिए हम लोग समझेंगे वेव फ्रंट। वेव फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत समझने वाली चीज है, वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट समझने के बाद ही हाइजीन प्रिंसिपल हमें समझ में आएगा। लेकिन जो साइंटिस्ट के दौरान, साइंटिस्टों के बीच में जो लॉजिक उन्होंने सोचा और जो उनकी से गलती हुई, उन सब चीजों को पहले एक बार देख ले। तो न्यूटन के द्वारा देखा गया था कॉर्पस्कुलस थ्योरी, जो कि बहुत गलत हुआ। लेकिन उसके बाद आए हाइजीन साहब ने क्या कहा, तो देखिए हाइजीन साहब कहते हैं कि किस तरह से इनका थ्योरी क्या बताएगा कि कैसे नया वेव फ्रंट बनता है और कैसे ये प्रोपेगेट करता है, किस तरह से ये नया वेव फ्रंट बनेगा और किस तरह से ये आगे जाएगा। इस बात के बारे में हाइजीन की थ्योरी बताती। इन्होंने क्या क्या कहा, इन्होंने कहा कि लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज इन होमोजेनस मीडियम। होमोजेनस मीडियम कहने का मतलब कि अगर मीडियम एक जैसा, जैसे हवा है, तो हवा एक जैसी हर जगह आपको दिखेगी, तो वहां पर इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। लेकिन अगर मीडियम हेट्रोजेनस हो गया या होमोजेनस नहीं है, तो वहां पर इसके स्पीड में वेरिएशन देखने को मिल सकती। द वेव्स आर फॉर्म्ड इन ए हाइपोथेटिकल मीडियम विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन यूनिवर्स। मतलब ये जो वेव तैयार होती है, कहा जाए या ये कहिए कि इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी बात को उन्होंने कैसे कहा कि मीडियम की जरूरत नहीं है, या ये कहिए कि एक माना हुआ, मतलब एक इमेजिनरी मीडियम हर जगह प्रेजेंट है यूनिवर्स में, जो इसको ट्रैवल करने में, प्रोपागेट करने में मदद करती है। तीसरी बात इन्होंने क्या कहा कि डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ वेव।
अलग अलग वेव के वेवलेंथ होते हैं, इस वजह से कलर अलग अलग होता है। तो ये हाइजीन्स आपने कहा। इनकी थ्योरी से सक्सेसफुल रहा क्योंकि इन्होंने इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो कि लिक्विड के सरफेस पर होता है एक ही वक्त में, इन सब बातों को इन्होंने एक्सप्लेन किया। और ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कौन? कॉर्पसल्स वाले, न्यूटन नहीं कर पा रहे थे, उनकी थ्योरी नहीं कर पा रही थी। इन्होंने ये सब एक्सप्लेन किया, सक्सेस रहा। लेकिन फेल कहां हो गया? तो ये कुछ बातें इन्होंने भी एक्सप्लेन नहीं, इनकी थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर सकी। कौन कौन? क्वांटम इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद एनर्जी ऑफ वेव डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर, कलर डज नॉट डिपेंड ऑन, मतलब ये जो इन्होंने कहा कि वेवलेंथ की वजह से डिफरेंट कलर होता है, ये बात गलत थी। तो कलर डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ पर कलर डिपेंड नहीं करता, वो एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो इनके जो फेल्योर रहे उसको करेक्ट किया आइंस्टाइन ने। जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो कि डुअल नेचर ऑफ मैटर है, जो मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें हम लोग बात करेंगे। क्वांटम थ्योरीज के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। तो इंट्रोडक्शन में बस हम लोगों ने अभी तक क्या क्या समझा? हम लोगों ने बस यही समझा कि कॉर्पसल्स थ्योरी क्या है, मतलब लाइट के लिए डिफरेंट थ्योरीज क्या है, मतलब कॉर्पसल्स थ्योरी भी काम कर रहा है, उसके बाद वेव थ्योरी भी काम कर रहा है, फिर आगे हम लोग क्वांटम थ्योरी भी काम करेगा। मतलब लाइट के पास मल्टीपल नेचर है, आप कह सकते हैं लाइट के पास क्या मल्टीपल नेचर है, मतलब लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है, लाइट के पास वेव नेचर भी है। और उसके बाद क्वांटम जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी कहा जाएगा कि ये दोनों बिहेवियर दिखा रहा है, डुअल नेचर है, मतलब कि इसके पास दोनों बिहेवियर है। बात समझ में आ रही है? तो कॉर्पसल्स ने क्या कहा, हाइजीन ने क्या कहा, अब हम लोग समझने वाले हैं किस बात को? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वेव फ्रंट, क्योंकि हाइजीन प्रिंसिपल ये थ्योरी है, लेकिन अब हम लोग समझेंगे हाइजीन प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम किस बात को समझे? वेव फ्रंट को समझे। तो सबसे पहले आप इसको भी नोट कर लो, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए बेहतरीन है ये, इसलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइजीन प्रिंसिपल, वेव फ्रंट समझने से पहले एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं कि जो हाइजीन्स आपके प्रिंसिपल को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है तो मैक्सवेल्स के थ्योरी से। मैक्सवेल ने ये कहा था कि अभी तक चर्चा चल रहा था कि लाइट क्या है, तो कॉर्पसल्स ने क्या कहा कि न्यूटन साहब ने कहा कि पार्टिकल से बना है, कॉर्पसल्स से बना है। तो हाइजीन साहब के बाद में जो वजन आया या इनको जो सपोर्ट किया गया वो किसके द्वारा किया गया? मैक्सवेल के द्वारा। तो मैक्सवेल ने क्या कहा था? मैक्सवेल ने एक्चुअली में कहा था कि लाइट इज मेड अप ऑफ, लाइट बनी है, ठीक है, लाइट इज मेड अप ऑफ, लाइट बनी है किस चीज से? तो लाइट बनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इस रेडिएशन में जो विजिबल रेंज है उसी को हम लोग लाइट कहते हैं। तो बेसिकली मैक्सवेल ने क्या कहा कि लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो सिंपली वेव रिलेट करते हैं इसको मैकेनिकल वेव से। मैकेनिकल वेव क्या है? जिसका इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था 11th में पढ़ा है, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव। अच्छा, इसमें और कौन सा टर्म क्या है? पहली दफा देखा है। ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं इसको? फेज। और ए यहां पर क्या है? एम्पलीट्यूड। ए यहां पर क्या है? एम्पलीट्यूड। और वाई क्या है? इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। रिकॉल हो गया होगा 11th में साउंड वेव, और साउंड वेव में जो चीजें मिली थी वही चीजें यहाँ वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओमेगा टी प्लस के एक्स, टी क्या है यहां पर? टाइम, टी यहां पर टाइम है, और एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हो हो। तो ये क्या हो गया? फेज। इतने ये जो टर्म है, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। यहां से यहां तक के टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? फेज बोलते हैं, ठीक है। तो वेव फ्रंट क्या? अब समझते हैं वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट हम उसे कहेंगे कि इट इज द लोकस ऑफ, इट इज द लोकस ऑफ, इट इज द लोकस ऑफ
locus of the particles, locus of the vibrating particles, locus of the vibrating particles, vibrating particles having same phase, इसके पास क्या होगा, कैसा होगा, फेज कैसा होगा, सेम, और वो वाइब्रेट कर रहा होगा, और उसका मतलब लोकस ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैविंग सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट, इज कॉल्ड वेव फ्रंट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेव फ्रंट बोलते हैं। अच्छा चलिए, वेव फ्रंट समझ में आ रहा है। तो इसमें फेज जो टर्म यूज किया गया, ये फेज क्या है, यहां से क्लियर हो रहा होगा कि फेज क्या है। अब इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे कुछ चीजें समझते हैं अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई वेव है, सोर्स S1, ठीक है, S1 है, सोर्स 1, और ये इस पॉइंट की दूरी, इस सोर्स से इस पॉइंट की दूरी क्या है, मान लेते हैं x1 है। यहां पर सोर्स S1 है और इस पॉइंट की दूरी क्या है, x1। तो जो डिस्टरबेंस यहां से वहां तक पहुंचेगी तो उस पार्टिकल को क्या करेगा, वो सिंपल सी ऐसे समझिए कि जैसे आप, पानी है, ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, और आपने यहां पर एक पत्थर को गिरा दिया, तो डिस्टरबेंस आपने यहां क्रिएट किया, और आपको कैसा वेव, ऐसा क्रेस्ट और ट्रो के फॉर्म में आपको पूरे इसमें दिखता जाता है, क्रेस्ट और ट्रो के फॉर्म में पूरा ऐसा दिखता चला जाता है। बात समझ में आ रही, क्रेस्ट और ट्रो ऐसा दिखता चला जाता है। तो होता यह है कि सोर्स एक जगह है और आपने एक पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, तो वो पार्टिकल क्या होगा, ऊपर नीचे करेगा। पानी के एग्जांपल ले, पानी में जैसे मान लीजिए यहां पर ये स्टोन रखा हुआ है और आपने यहां पत्थर गिराया ऐसे डिचिक, ये वेव ऐसे ट्रैवल करते हुए आई और इस चौक को ऊपर ऐसे कर दिया। तो बेसिकली ये क्या है, SHM, बेसिकली ये क्या है, SHM है। तो इस पार्टिकल को, इस डिस्टरबेंस ने, हमने डिस्टरबेंस कहां पैदा किया, यहां पर, और पानी जैसे ही हमने पत्थर यहां गिराया, इस पत्थर के गिरने से वेव क्रिएट हो गया, डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया, और वो एनर्जी, मतलब हमने डिस्टर्ब किया, एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी उस पानी को दी, वो पानी ने एनर्जी ली और एनर्जी को ट्रांसफर करना स्टार्ट वेव के फॉर्म में, और वेव के फॉर्म में जैसे ही यहां आई तो ये ऊपर नीचे करने लगा, मतलब क्या, SHM। तो ये क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, SHM कर रहा है, तो इसके पास क्या होगा, यही इक्वेशन होगा। तो इस इक्वेशन को यहां क्या लिखेंगे हम लोग, y बराबर A1 साइन ओमेगा t प्लस KX1, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM। बात समझ में आ रही। तो इस पर, और ये वेव क्या है, फेज क्या है, इक्वेशन ऑफ SHM क्या, ऊपर नीचे करेगा, तो वो डिस्टरबेंस ऐसा चौक सिर्फ यहां पर ऐसा एक दायरे में अगर आप देखें, ठीक है, एक दायरे में देखें, दायरा कहने का मतलब है कि इस सोर्स से x1 दूरी, ठीक है, इस सोर्स से x1 दूरी यहां पर बनाता हूं, इसको इरेज करके ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहां पर डिस्टरबेंस इसका क्या है, x1, इक्वेशन ऑफ SHM ये है। अब मान लीजिए सोर्स यहां है S1, इसी बात को यहां लिख रहा हूं, ये x1 दूरी, तो यहां पर ये इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, ठीक यहां x1, तो इस पॉइंट के लिए भी यही इक्वेशन लिखाएगा, ठीक ये दूरी x1, तो इस पॉइंट के लिए भी यही इक्वेशन लिखाएगा। तो अगर आप फील करो इसको, तो चारों इस x1 के इस पॉइंट से x1 के रेडियस में एक स्फीयर ड्रॉ होगा। थोड़ा इमेजिन कीजिए, इस सोर्स, इस पॉइंट से इस x1 के रेडियस में एक 3D फिगर, एक स्फीयर बनता हुआ नजर आएगा, एक स्फीयर बनता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट से x रेडियस पर, x1 रेडियस पर, जो कि x1 एक्चुअली में डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन हम इसको रेडियस कंसीडर कर रहे हैं, उस x1 को रेडियस माने तो आपको एक 3 डायमेंशनल स्फीयर बनता हुआ नजर आएगा। आपने एक जगह डिस्टर्ब किया, वो 3 डायमेंशनल फिगर बन गया। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट से सब पॉइंट, जितने पॉइंट्स x1 दूरी पर हैं,
उन सारे का क्या होगा, उन सारे के पास जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम होगा यही होगा, मतलब वो सब एक साथ वाइब्रेट करते हुए नजर आएंगे, मतलब एक साथ ऊपर जाएंगे एक साथ नीचे आएंगे। तो ये जो एक साथ ऊपर जाना है और एक साथ नीचे आना है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को कह रहे हैं सेम फेज। इसी को क्या कह रहे हैं हम लोग, सेम फेज। अब समझ में आ रही है बात कि एक जगह हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, उस डिस्टरबेंस से x1 रेडियस पर एक 3D फिगर बना, या यहीं पर हम इस फिगर को ऐसा, पहला जो पत्थर वाला है उसी को समझ लीजिए, x1 दूरी पर एक रेडियस पर आपको एक रिंग बनता हुआ नजर आएगा, और उस रिंग, उस दूरी पर सारे जो रिंग होगा वो ऊपर होगा, जिसे हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, सब ऊपर होगा। इस दूरी पर ये भी ऊपर, ये ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, एक ऊपर वाला नजर आएगा आपको। तो ऊपर वाला मतलब कि इस दूरी पर जितने भी पानी के पार्टिकल्स है सबका फेज कैसा है, सेम। उसी तरह यहां पर एक स्फीयर बनता हुआ नजर आएगा, उन सारे स्फीयर्स का रेडियस क्या है, सेम है, और सब एक लोकेशन, मतलब उस पॉइंट पर उस टाइम में सब x1 वाले जितने भी स्फीयर्स हैं उन सब का फेज कैसा होगा, सेम होगा। और उस सेम फेज पर अगर हम एक लेयर तैयार करें, एक चादर तैयार करें, एक सरफेस तैयार करें, तो वो जो सरफेस होगी उस सरफेस को ही हम लोग क्या कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे। उस सरफेस को ही क्या कहेंगे हम लोग, वेव फ्रंट कहेंगे। बात समझ में आ रही, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि मुझे जगह चाहिए मिटाने के लिए। उस सरफेस को ही क्या कहते हैं हम लोग, वेव फ्रंट कहते हैं, फटाक से। ठीक है, तो चलिए अब समझ रहे हैं हाइजीन प्रिंसिपल। हाइजीन प्रिंसिपल के बारे में मैंने अभी बताया आपको, वेव फ्रंट ये सब क्या होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं और बेहतरीन तरीके से लिख लेते हैं। हाइजीन्स प्रिंसिपल, तो इनके प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल क्या है, वेव फ्रंट। पहला प्रिंसिपल क्या है, वेव फ्रंट, जिसको मैंने अभी बताया, वेव फ्रंट पहला प्रिंसिपल है। वेव फ्रंट होता क्या है एक्चुअली में, तो इट इज द लोकस, इट इज द locus of all points which have same phase। सारे के पास क्या होगा, एक ही जैसा फेज होगा, सेम फेज होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, वेव फ्रंट। ठीक है, यहां इसका फिगर बनाते हैं और समझते हैं और अच्छे से। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स। हमारे पास सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स एग्जांपल जैसे कि बल्ब ले सकते हैं आप, पॉइंट सोर्स। तो अगर ये पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है, तो इससे चारों तरफ वेव्स निकल कर जाएगी, चारों तरफ वेव्स निकल कर जाएगी। ठीक है, चारों तरफ वेव्स निकल कर जा रही है, 3 डायमेंशन, चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ वेव्स निकल कर जा रही है, ये सोर्स है। तो अगर जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि जैसे कोई वेव है, ये मान लीजिए कि जैसे यहां पर कोई वेव है और x1 दूरी पर वेव का इक्वेशन क्या था, तो y बराबर a sin ओमेगा t प्लस kx। और जब आप डिस्टरबेंस क्रिएट कीजिएगा तो ये जो पार्टिकल है ये ऊपर नीचे वाइब्रेट होगा, मतलब इसके पास क्या आएगा, SHM। और SHM का इक्वेशन क्या है, अगर ये x1 दूरी है तो y बराबर a sin ओमेगा t प्लस k x1। ठीक है, तो इस रेडियस पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबका फेज क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर जो पॉइंट सोर्स है, ये जो पॉइंट सोर्स है, इसका भी, इसके लिए भी अगर मैं एक टाइम पर या एक डिस्टेंस पर एक सर्कल बनाऊं, वो सर्कल, इस सर्कल के हर एक पार्टिकल का, मतलब ये जो सर्कल, ये जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स का क्या है, सेम फेज, सेम। अब फेज सेम है तो हमने क्या किया, एक लेयर तैयार किया, एक 3 डायमेंशनल फिगर बनाया जिसे हम क्या करें, स्फीयर। तो इस स्फीयर पर जितने भी पार्टिकल्स है सब का क्या है, फेज सेम है, और इस स्फीयर को हम क्या कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे। इस स्फीयर को क्या कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे।
एक और अगर हम बनाना चाहें तो अब एक और बना सकते हैं। तो ये हो गया, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, वेव फ्रंट। और कैसे वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। दोनों कैसे वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल क्यों, क्योंकि सोर्स कैसा है, पॉइंट है। तो पॉइंट सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। ये जो वेव फ्रंट है इसको बोल सकते हैं, ये है वेव फ्रंट 1, वेव फ्रंट 1, इसको बोल सकते हैं वेव फ्रंट 2, ये वेव फ्रंट 2 है। इस वेव फ्रंट के हर एक पार्टिकल का फेज कैसा, सेम। वेव फ्रंट सेकेंड वेव फ्रंट जो बड़ा वाला है, इसके हर एक पार्टिकल का फेज क्या होगा, सेम होगा। लेकिन पहला और दूसरे के पार्टिकल का सेम फेज नहीं होगा। मतलब जितने पार्टिकल्स इस पर हैं उसका अपना एक फेज है जो कि बराबर है एक दूसरे से। जो सेकेंड वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, इस वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन सब का अपना एक सेम, उनका सबका अपना एक फेज है और सब आपस में इक्वल है। लेकिन 1 का फेज और 2 का फेज आपस में इक्वल नहीं है। ये बात समझ में आ रही। ये हमने हाइजीन प्रिंसिपल का पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है, वेव फ्रंट के बारे में बताता हूं। वेव फ्रंट क्या, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच हैव सेम फेज। सारे का सारा क्या है, सेम फेज। तो फेज हम और भी अलग अलग तरह का बना सकते हैं। अगर सोर्स वेव फ्रंट अलग अलग बनेगा, बहुत सारे बनेंगे, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड है जिनको हम लोग देख लेते हैं। स्टैंडर्ड में कौन कौन है, तो एक तो स्फेरिकल हो गया। दूसरा स्टैंडर्ड क्या होता है, तो दूसरा स्टैंडर्ड है, जैसे मान लीजिए कि सोर्स अगर कहां पर है, सोर्स इज एट इंफिनिटी। सोर्स कहां है, इंफिनिटी पर। तो जो भी सोर्स इंफिनिटी पर है तो वहां से जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं। जो हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा था कि सन से जो भी रेज आएगी वो पैरेलल, क्योंकि सन कहां है, इंफिनिटी पर है। तो सोर्स इंफिनिटी पर है, तो रेज कैसी हो जाएंगी, रेज कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। रेज कैसी हो गई, पैरेलल। तो इसके लिए जो हम लोग वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, इसके लिए जो हम लोग वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसा होगा। इसके लिए जो हम लोग वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसा होगा। ये प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। ये कैसा वेव फ्रंट आ गया, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कब होगा, ठीक है। माइक निकल के कहां जा रहा है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मेरी माइक निकल के भाग रही थी, मतलब मेरा माइक निकल के भाग रहा था। होता है कभी कभी। चलिए, तो सोर्स इज एट इंफिनिटी। जब सोर्स इंफिनिटी पर होगा तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, प्लेन। और जब सोर्स कैसा होगा, पॉइंट, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब इसमें कुछ और बात हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि जो प्रोपागेशन होगा, प्रोपागेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। Propagation is always perpendicular to the wave front। कैसा भी वेव फ्रंट हो, प्रोपागेशन हमेशा कैसा होने वाला है, नॉर्मल। नॉर्मल क्यों या नॉर्मल कैसे, तो देखिए ये रेज ऐसे भाग रही है, ये वेव फ्रंट है, तो ध्यान से देखें तो ये यहां नॉर्मल बना रहा है। ये प्रोपागेशन, एरो कहने का मतलब कि ये आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, और ये कैसे जा रहा है, ये वेव फ्रंट से कैसे भागेगा, नॉर्मल भागेगा। वेव फ्रंट से कैसा भागेगा, नॉर्मल भागेगा। तो ये दूसरा प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल क्या है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट किसे कहेंगे, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। सारे पॉइंट का लोकस है जिसके पास
सब पॉइंट के पास क्या सेम होगा? फेज सेम होगा। उन सारे सेम फेज वाले से एक लेयर तैयार कीजिए, 3 डायमेंशनल लेयर, वो सरफेस तैयार होगा और उस सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे? वेव फ्रंट, क्योंकि उस सरफेस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स का क्या सेम है? फेज सेम है। ये ठीक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये चीज मिला होगा, नहीं पढ़ा है तो मिलेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसी तरह का कहानी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए कि मैं अगर एक सरफेस लूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है और मैंने इसको ऐसे रख दिया, तो जमीन से इसके हर एक पार्टिकल, मतलब इस सरफेस पर जितने भी मैं पॉइंट्स डालूं, पॉइंट्स ऑलरेडी डाला हुआ है, तो हर एक पॉइंट के लिए अगर मैं हाइट देखूं तो सेम है। तो सारे पॉइंट्स का अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो कितना होगा? mgh 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 mgh। तो सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल कैसा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल mgh है। और ये क्या है? ये सरफेस क्या कर रहा है? इस सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है, तो ये सरफेस क्या कहलाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। सेम उसी तरह वेव फ्रंट है, सेम उसी तरह वेव फ्रंट्स है। तो ये प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस को हम यहां एग्जांपल के तौर पर आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए बता सकते हैं कि सोर्स जब इन्फिनिटी पर होगा तो रेज ऐसे पैरेलल आएगी, तो उस सारे रेज को दिखाने के लिए तो वेव फ्रंट हम ड्रॉ करेंगे। वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगा, ये प्लेन वेव फ्रंट। अब इस वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इन सारे पॉइंट्स का क्या सेम होगा? फेज सेम होगा। तो ये वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट की कहानी समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब दूसरी भी बात हम लोगों ने समझ लिया कि प्रोपागेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। तीसरी चीज क्या है? तो तीसरी चीज समझते हैं। ये है पहला वेव फ्रंट। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो चूंकि मेरे पास कलरफुल चौक भी आ गया है तो अब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? ठीक है, तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आ गया, वेव फ्रंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि प्रोपागेशन हमेशा क्या होगा? वेव फ्रंट के नॉर्मल होगा। 3 स्टैंडर्ड होते हैं, पॉइंट सोर्स, उसके बाद सोर्स जब इन्फिनिटी पर होगा तब, और तीसरा होता है लाइन सोर्स। तो जगह नहीं है, वो लाइन सोर्स मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसके पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है। देखिए ध्यान से, तीसरा पॉइंट क्या है? प्रोपागेशन ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि फ्रॉम इन प्रोपागेशन from first wave front to second wave front, first wave front to second wave front, second wave front, time will remain same. Time will remain same independent of medium, independent of medium, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये मैं पढ़ के बता देता हूं। इन प्रोपागेशन फ्रॉम फर्स्ट वेव फ्रंट टू सेकेंड वेव फ्रंट, मतलब जब ये वेव्स आगे बढ़ने लगेंगी, ये वेव फ्रंट आगे बढ़ने लगेंगे, तो समझाने के लिए मैंने यहां पर लिखा कि पहले वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक क्या चीज सेम रहेगा? टाइम सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? टाइम सेम रहेगा, ठीक है। टाइम विल रिमेन सेम इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। क्या है समझिए, जैसे ये मैंने कहा कि ये वेव फ्रंट 1 है, ठीक है, ये वेव फ्रंट 1, ये वेव फ्रंट 1 है और ये वेव फ्रंट 2 है। ये वेव फ्रंट 2 हो गया, वेव फ्रंट 2, एक ब्लू वाला और एक येलो वाला, ठीक है। अब देखिए ये येलो वाला वेव फ्रंट फील आए इसलिए इसको, ठीक है, ये हो गया येलो वाला वेव फ्रंट, ठीक है, ये येलो वाला वेव फ्रंट हो गया और ये हो गया आपका ब्लू वाला।
ब्लू वाला वेव फ्रंट, ठीक है, ब्लू वाला वेव फ्रंट, ठीक है। अब देखिए इस येलो से ब्लू तक आने में, येलो से ब्लू तक आने में यहां से यहां अगर ध्यान से देखें, यहां से यहां ध्यान से देखें तो आपको तीन चीजें मिलेंगी। क्या क्या? टाइम, यहां से यहां की दूरी, और यहां से यहां आने में जो वेव फ्रंट जो आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ रहा है तो चूंकि इसके पास ये अपनी जगह बदल रहा है तो इसके पास क्या क्या चीज होगी? वेलोसिटी। टाइम, डिस्टेंस और वेलोसिटी। ये कहां से कहां आने में है? यहां से यहां आने में, यहां से यहां आने में ये तीन चीजें इसके पास देखने को मिलेंगी। टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी। टाइम ऑलवेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहां से यहां आने में टाइम हमेशा उसका क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। अगर प्रोपागेशन कर रहा है तो फर्स्ट वेव फ्रंट से सेकेंड वेव फ्रंट तक क्या चीज सेम रहेगा? टाइम सेम रहेगा। और ये इंडिपेंडेंट होगा किसके? मीडियम के। मीडियम कहने का मतलब कि यहां पर एयर है तो भी टाइम वही। अगर मीडियम हम चेंज कर दें, मान लीजिए ये इतना एयर था और यहां से यहां ग्लास भर दिया हमने, शीशा आ गया, तो यहां शीशा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, टाइम अब भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन कौन चीज बदल जाएगी? डिस्टेंस और वेलोसिटी। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां और यहां मीडियम सेम है तो तीनों सेम, तीनों में कोई बदलाव नहीं है। कब? जब वेव फ्रंट 1 और वेव फ्रंट 2 दोनों का मीडियम कैसा होगा? सेम होगा। दोनों का मीडियम सेम होगा तो तीनों चीजें इक्वल रहेंगी, तीनों में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर यहां कुछ मीडियम है पहले वेव फ्रंट के पास और दूसरे वेव फ्रंट के पास मीडियम चेंज हो गया, मतलब यहां से यहां कुछ मीडियम बदल गया, तो इस कंडीशन में टाइम सेम रहेगा, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही? क्योंकि जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो हो सकता है रेयरर और डेंसर, और हमने पढ़ा है कि जब मीडियम चेंज होगा तो रेयरर से डेंसर की तरफ कोई भी वेव फ्रंट आगे बढ़ने लगेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज, तो डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या सेम रहेगा? टाइम सेम रहेगा, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर? तो पहला वेव फ्रंट, ये सारे के सारे क्या है, ये जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं यही हाइजीन प्रिंसिपल है, इसी को समझना। पहला क्या था? वेव फ्रंट। दूसरा क्या है? प्रोपागेशन ऑफ वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। प्रोपागेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तीसरा क्या है कि इन प्रोपागेशन फ्रॉम फर्स्ट वेव फ्रंट टू सेकंड वेव फ्रंट द टाइम विल रिमेन सेम इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। कोई दिक्कत नहीं। अब जो तीसरा इसमें सोर्स था, मतलब तीन स्टैंडर्ड थे, पहला क्या है? पॉइंट। दूसरा क्या है? सोर्स इज एट इंफिनिटी। तीसरे के लिए मैं यहां पर बनाता हूं तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा है कि सोर्स कैसा है? लाइन सोर्स है। लाइन सोर्स कहने का मतलब क्या? मरकरी। मरकरी आप ले लीजिए, वो एक रॉड टाइप का रहता है, सोर्स ऑफ लाइट वह वो है। तो वो अगर है तो वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे? लाइट सोर्स है, अगर लाइट सोर्स है, लाइन सोर्स, ये लाइन सोर्स हो गया, ठीक है। ये लाइन सोर्स है, वाइट 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 मरकरी, ठीक है। और इससे रेज ऐसे निकल रही है, रेज ऐसे निकल रही है, इससे रेज इस तरह इधर इधर इस तरह रेज निकल रही। तो इसके लिए जो हम लोग वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे वो कैसा होगा? इसके लिए जो वेव फ्रंट आएगा वो होगा सिलेंड्रिकल। इसके लिए जो हम लोग वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे वो होगा सिलेंड्रिकल। मतलब लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। और प्रोपागेशन कैसा होगा? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, नॉर्मल। प्रोपागेशन कैसा होगा? नॉर्मल। एक और वेव फ्रंट बना देता हूं मैं, एक और वेव फ्रंट बन जाएगा, एक ग्रीन और एक रेड वाला, एक ग्रीन और एक रेड वाला। दो वेव फ्रंट हो गए, एक ग्रीन वाला और एक ऑरेंज, ऑरेंज है, रेड है, जो भी है। तो तीन स्टैंडर्ड। पॉइंट सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट होगा? उसके बाद सोर्स जब इंफिनिटी पर होगा तब कैसा वेव फ्रंट होगा? और जब लाइन सोर्स होगा तो वेव फ्रंट कैसा होगा? सिलेंड्रिकल।
वेव फ्रंट कैसा होगा? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसा कब होगा? जब सोर्स कैसा होगा? सोर्स कैसा होगा? लाइन सोर्स होगा तब। तो इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है? इतना फटाक से नोट कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो चौथा प्रिंसिपल है, चौथा प्रिंसिपल जो है एक्चुअली में वेवलेट्स। तो वेवलेट्स क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। वेवलेट समझने के लिए देखिए कि जैसे कोई सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स, ठीक है, ये पॉइंट सोर्स है, इसके चारों तरफ अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल हैं, येलो है, कोई ब्लू है, ठीक है, फिर इसके बाद कोई और है ग्रीन, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज है, फिर उसके बाद सारे कलर हो गए, फिर मान लीजिए कि इसके बाद भी कोई वाइट है, ठीक है, वाइट है, अलग अलग पार्टिकल है चारों तरफ। तो इसमें मेन सोर्स कौन है? ये वाइट वाला, ये मेन सोर्स है, ये क्या है? मेन सोर्स। अब अगर मेन सोर्स डिस्टर्ब होगा तो जाहिर सी बात है कि इसके आजू बाजू में जितने भी हैं पार्टिकल्स वो सारे के सारे हिलेंगे। होता क्या है कि जैसे देखिए यहां पर समझाने के लिए मैंने यहां रखा हुआ है कि ये एक मार्कर है, मार्कर का गुच्छा है, और ये ग्रीन वाला मान लेते हैं कि मेन सोर्स है, ग्रीन वाला मेन सोर्स है। अगर मैं इस ग्रीन वाले को डिस्टर्ब करूं तो इसके आजू बाजू में जो भी है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो इसके आजू बाजू में कौन है? अगर मान लेते हैं कि इस रेड वाले को यहां डाल दूं, ठीक है, अब देखिए ग्रीन, ग्रीन के बगल में रेड, सॉरी ब्लैक, और ब्लैक से कौन कनेक्टेड है? रेड। तो अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा तो इसका डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हो रहा है किसमें? ब्लैक वाले में। और ब्लैक से डिस्टर्बेंस किसमें ट्रांसफर हो रहा है? रेड वाले में। सेम चीज यहां है। जब एक पॉइंट सोर्स, मतलब जैसे कि एक बल्ब का एग्जांपल ले लें, तो जैसे कि एक बल्ब है, मान लीजिए ये बल्ब है और ये ग्रीन कलर का बल्ब है, और इसने अपने से वेव निकालना शुरू किया, और वेव निकालना शुरू किया तो इसने आजू बाजू के पार्टिकल्स को, मतलब कि ये अगर डिस्टर्ब करेगा, ये हिलेगा तो ये भी डिस्टर्ब होगा, तो ये डिस्टर्ब होगा। अगर मैं सिर्फ ग्रीन और ब्लैक को देखूं तो ग्रीन हो गया मेन सोर्स, प्राइमरी सोर्स, और ब्लैक किसको डिस्टर्ब कर रहा है? रेड वाले को। तो अगर मैं सिर्फ ग्रीन और ब्लैक को देखूं तो ग्रीन और ब्लैक में मेन सोर्स ये हो गया, सेकेंडरी सोर्स ये हो गया, और ग्रीन को छोड़ दे तो ब्लैक से कौन डिस्टर्ब हो जा रहा है? रेड वाला। तो ब्लैक से जब रेड वाला डिस्टर्ब हो जाएगा तो ब्लैक और रेड में मेन सोर्स कौन हो जाएगा? ये सेकेंडरी सोर्स कौन हो जाएगा? रेड। फिर इसके बाद अगर मैं मान लीजिए ब्लू डाल देता हूं तो फिर ग्रीन, रेड हिलेगा तो ब्लू भी हिलेगा। तो आप देख सकते हैं मेन सोर्स कौन है? ग्रीन, और वो डिस्टर्ब हो रहा तो उसके बाजू वाला वो भी डिस्टर्ब हुआ, उससे डिस्टर्बेंस किसमें ट्रांसफर हुआ? रेड में। फिर इससे डिस्टर्बेंस किसमें ट्रांसफर हुआ? ब्लू में। तो इस तरह से करते करते लाइट क्या होती चली जाती है? फैलती चली जाती है। वो अपने जगह ग्लो करी, जैसे ही वो अपने जगह ग्लो करती है तो वो अपने आजू बाजू के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको भी वो बल्ब बना देती, छोटा छोटा बल्ब बना देती, फिर वो भी ग्लो करने लगते। फिर वो छोटे छोटे जो बल्ब होते हैं वो अपने चारों तरफ के बल्ब को, फिर वो अपने आगे वाले के पार्टिकल को भी बल्ब बना देते हैं। तो इस तरह से रोशनी क्या होती चली जाती है? फैलती चली जाती है। और ये जो छोटे छोटे बल्ब बनते चले जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वेवलेट्स। मतलब यहां व्हाइट वाला क्या है? मेन सोर्स है, लेकिन ये जो इसके आजू बाजू में मैंने येलो और ब्लू वाला बनाया तो ये क्या है? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेवलेट्स। वेवलेट्स बोलिए, या फिर क्या कह सकते हैं हम इसको? सेकेंडरी सोर्स। और क्या बोल सकते हैं इसको हम? सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स कह सकते हैं।
तो वेवलेट्स क्या है, मतलब वेवलेट्स को अगर हम डिफाइन करें तो वेवलेट्स क्या है, वेवलेट्स आर दी सेकेंडरी सोर्स which carries the disturbance ahead. तो मेन सोर्स हो गया, ये हो गया सेकेंडरी सोर्स। फिर इसके और इसके वाले के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा मेन सोर्स, ये हो जाएगा सेकेंडरी। फिर इसके और इसके बाद वाले को देखेंगे तो ये हो जाएगा मेन सोर्स, ये हो जाएगा सेकेंडरी। और इस तरह से प्रोपागेशन होता चला जाएगा, लाइट फैलती चली जाएगी। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिनको हम लोग छोटे छोटे बल्ब बोलकर समझ रहे थे, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेट्स। वेवलेट्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स, जो क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही। अब इसमें एक मुद्दा और क्या समझना है, तो एक मुद्दा यह समझना है कि ये जो मेन सोर्स है उसका डिस्टरबेंस क्या होगा, चारों तरफ। मेन सोर्स का डिस्टरबेंस किधर होगा, चारों तरफ। मेन सोर्स का डिस्टरबेंस होगा चारों तरफ। डिस्टरबेंस है चारों तरफ, लेकिन वेवलेट्स का एक डायरेक्शन में, लेकिन वेवलेट्स का सिर्फ और सिर्फ आगे होगा, या ये कहिए कि आगे ज्यादा होगा, आगे ज्यादा है, पीछे कम। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि ये जो व्हाइट सोर्स है, ये जो व्हाइट सोर्स हमने यहां पर बनाया, ये जो व्हाइट सोर्स हमने बनाया, इसका डिस्टरबेंस सब तरफ जाएगा। लेकिन इसके बाद जो हमने बनाया हुआ है सेकेंडरी, ये जो येलो वाला है यहां पर, इसका डिस्टरबेंस सिर्फ इधर जाएगा और इधर कम जाएगा, पीछे आएगा लेकिन कम आएगा। तभी तो ये कम क्यों होगा, क्योंकि अगर सारे इधर आ जाएंगे तो जितने जा रहे हैं उतने आ रहे हैं, और ये यहीं का यहीं रह जाएगा, रोशनी आगे नहीं जा पाएगी। लेकिन एक्चुअली में रोशनी आगे जाती है, इसलिए ये आगे ज्यादा बढ़ेगा, पीछे कम बढ़ेगा। फिर इसके बाद भी अगर कोई है तो ये आगे ज्यादा बढ़ेगा और पीछे कम बढ़ेगा। तो इस दो के लिए ये हो गया मेन सोर्स, ये हो गया वेवलेट, इसको कहेंगे प्राइमरी सोर्स, इसको कहेंगे सेकेंडरी सोर्स। इस पेयर के लिए ये हो जाएगा मेन सोर्स और ये हो जाएगा सेकेंडरी सोर्स। बात समझ में आ रही है। तो ये चौथा प्रिंसिपल, मतलब हाइजीन के प्रिंसिपल्स आपके बोर्ड पर। पहला प्रिंसिपल वेवफ्रंट अच्छे से समझ लिया हम लोगों ने। उसके बाद प्रोपागेशन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू दी वेवफ्रंट होगा। तीसरा, इन प्रोपागेशन पहले वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट के बीच में टाइम सेम रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है कि मीडियम कैसा है। मीडियम अगर चेंज भी हो जाए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मीडियम टाइम क्या रहेगा, सेम। लेकिन सेम मीडियम में तीन चीजें, टाइम, वेलोसिटी और डिस्टेंस, ये सेम है। अगर मीडियम चेंज हो जाए तो टाइम सेम रहेगा लेकिन डिस्टेंस और वेलोसिटी अलग हो जाएगी। चौथी चीज क्या है कि वेवलेट क्या होता है, ये सेकेंडरी सोर्स है। वेवलेट्स आर दी सेकेंडरी सोर्स विच कैरीज डिस्टर्बेंस अहेड। मेन सोर्स के आजू बाजू में जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसके डिस्टर्बेंस को आगे लेकर जाते हैं, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेट्स कहते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग फटाक से एक क्वेश्चन करेंगे, फटाक से इसको भी नोट कर लीजिए। 45 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहां पर एक सवाल है हमारे सामने जो जेई ने पूछा था कि यहां पर ये वेवफ्रंट्स है, पैरेलल वेवफ्रंट्स। ये कैसे वेवफ्रंट्स है, पैरेलल वेवफ्रंट्स आ रहे हैं, पैरेलल वेवफ्रंट्स आ रहे हैं। ये एक मीडियम है, यहां मीडियम 1 और नीचे मीडियम 2, या मीडियम 2 और नीचे मीडियम 1, और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, और N1 बड़ा है, मतलब ऊपर वाला है रेयरर, नीचे वाला है डेंसर। तो आपको बताना है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद जो वेवफ्रंट्स होंगे वो कैसे होंगे। 45 डिग्री पर ही रहेंगे, 45 डिग्री पर इंसिडेंट कर रहे हैं तो 45 डिग्री पर ही रहेंगे।
या पैरेलल हो जाएंगे सरफेस के, या खड़े हो जाएंगे, या एंगल होगा, मतलब वेव फ्रंट जो बनेगा उसका एंगल होगा वो 45 से कम होगा या 45 से ज्यादा होगा। तो पॉज कीजिए और फटाक से इस पर दिमाग लगाइए। ठीक है, दिमाग लग गया, तुक्का आप मार लीजिए कुछ भी अपने मन से, फिर देखिए सही होता है कि नहीं। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तुक्का आपने मार लिया होगा, मन में सोच लिया होगा कि कौन सा जवाब होगा। चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है कि जब भी इस तरह का सवाल आए, इस तरह का सवाल जब भी आए, वेव फ्रंट से रिलेटेड सवाल आए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रेज ड्रॉ करो। रेज ड्रॉ करो। रेज ड्रॉ करने से क्या होगा कि आपके लिए सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। क्या ड्रॉ करना है, रेज ड्रॉ करना है। ठीक है, रेज ड्रॉ करेंगे तो रेज ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप कि मैं सेम फिगर यहां बना लेता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। ये ऐसे आया 45 डिग्री पर, ठीक है, ये मीडियम, ये N2 और ये N1। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हमने क्या ड्रॉ करना है, रेज। तो रेज जो होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है प्रोपागेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हम रेज ड्रॉ करते हैं। ये हमने रेज ड्रॉ किया ऐसा, ये रेज है, ये है रेज। अभी फिलहाल एक ही है इसलिए रे, ये वेव फ्रंट हमने ड्रॉ किया। अब देखें N2 N1, N2 क्या है, रेयरर मीडियम, ये रेयरर है, और नीचे वाला क्या है, डेंसर। तो आपने पढ़ा है, रटा है कि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ आती है, बेंड हो जाती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और बेंड हो गई ये टुवर्ड्स दी, इसको जाना था ऐसे लेकिन ये ऐसे हो गई, बेंड हो गई टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अब जैसे ही ये बेंड हो गई टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो अब वेव फ्रंट ड्रॉ कर दो आप। ये वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट जब भी ड्रॉ होगा वो रे के कैसे होगा, थोड़ी तिरछी। ठीक है, ये कुछ ऐसा। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, तो आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। ठीक है, वेव फ्रंट ड्रॉ कर दो, तो वेव फ्रंट कुछ आप ऐसा ड्रॉ करोगे, वेव फ्रंट कुछ ऐसा ड्रॉ करोगे, ये 90 डिग्री यहां पर। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो 45 डिग्री ही है या 45 डिग्री से कम हो गया, तो ये एक्चुअली में 45 डिग्री से कम हो जाएगी क्योंकि बेंड हो गया। मतलब पहले ऐसा था, अब थोड़ा ऐसा हो गया। रिफ्रैक्शन के बाद पहले वेव फ्रंट ऐसा था 45 डिग्री, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद थोड़ा ऐसा हो गया, तो एंगल यहां क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये इसका सही आंसर है। तो आपने सही जवाब दिया या गलत आपको मालूम हो गया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इतने ही बात करेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे समझेंगे वेब ऑप्टिक्स का। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में काम आए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।